Yes, yes. So first of all, I like to thank you to कि आप यहाँ पे आए इस डेमो सेशन में। तो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक अगर हम देखें साइंस का मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक में से एक है। अगर इवोल्यूशन को समझा जाए, पहले ही पेज पे आपको इमेज दिखने को मिलेगी। पहले आप पेज निकालेंगे आप। जी, यहाँ पे शुरुआत में आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा सेल है। सेल माने कोशिका है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल आती है। माने एकदम शुरुआत की जो कोशिका थी वो है वो। उसके बाद से आप देखेंगे कि किस तरह कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उस चेंजेस के बाद हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। तो यही हम सीखने वाले हैं कि इवोल्यूशन क्या है। टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके नीचे, कि हम डिस्कस करेंगे कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एग्जैक्टली कहते हैं किसे है। इवोल्यूशन एकदम शुरुआत से लेंगे। इवोल्यूशन हुआ यूनिवर्स बनने के बाद पहला जीव जो आया, वो किस प्रकार से पहला जीव की उत्पत्ति हुई। बाद देखेंगे कि पहला जीव जो आया था वो प्रोकैरियोटिक था। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना, यूकैरियोटिक से फिर ह्यूमन जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन जो सेल बने, इस तक किस तरह से यात्रा हुई। ये सारी चीजें हम इस इवोल्यूशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इवोल्यूशन के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि साइंस पर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे जस्टिस जी? Are you using 4G? यस। Why don't you upgrade to 5G? 5G इस फोन में आ जाएगा 5G। फोन 4G है आपका? फोन 4G, हाँ फोन 4G है। ऐसे क्लास में प्रॉब्लम होने वाली है। जी चलिए कंटिन्यू कीजिए। अभी आवाज आ रही जी। तो हम ये कह रहे थे कि साइंस में एविडेंसेस चलते हैं, कि आप कोई सी भी चीज अगर लाके रख दो तो वो उसे मान नहीं ली जाती। आप रखेंगे तो उसे हाइपोथेसिस कही जाती है। आप उसके एविडेंसेस अगर दे तो ही उस चीज को माना जाता है। तो इसी प्रकार से इवोल्यूशन के इस टॉपिक्स में एविडेंसेस सीखेंगे। एविडेंसेस में बहुत सारे एविडेंसेस है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, उसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद आती है थ्योरी, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज है, वो डिस्कस करेंगे। क्या आप ऊपर ले सकते हैं पेज पे? तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इवोल्यूशन होता क्या है। अगर हम ब्रॉडली से देखें कि इवोल्यूशन क्या हो सकता है, तो हम इवोल्यूशन को इस तरह से कहते हैं कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भीतर, जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आता है। माने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भीतर लॉन्ग लंबे समय के अंतराल में कुछ ना कुछ ग्रेजुअली बदलाव होते हैं, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं।
अभी इवोल्यूशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही होता है? ये बिल्कुल नहीं है। इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी होता है। लेकिन सवाल ये है हमारे सामने कि इवोल्यूशन का कारण क्या है। क्या जरूरत है किसी प्राणी को या फिर किसी चीज जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को भी इवॉल्व करने की जरूरत क्या है? तो इसके कारण अगर हम समझेंगे कि इवोल्यूशन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भीतर जो इवोल्यूशन होता है उसका कारण क्या है। सबसे पहले हमने समझी कि इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के भीतर लंबे समय के अंतराल में जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। राइट। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने समझा कि हम समझना चाह रहे हैं कि इवोल्यूशन के कारण क्या है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके भीतर जो इवोल्यूशन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात सुनी है। आप जानते हैं जस्टिस जी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में? नेचुरल सिलेक्शन? नो मैम। कीर्ति जी आप जानती है? मोर जी एक्यूरेट फॉर आपकी आवाज। गोइंग। जी फिर से कहेंगी आप? मैं कह रही थी नेचुरल सिलेक्शन वो है जो नेचर खुद आगे बढ़ाती है, जिस जनरेशन को या जिस प्रोजेनी को या जिस किसी स्पीसीज को नेचर खुद आगे बढ़ाती है, बिकॉज ऑफ ही हैज गुड एफिशिएंसी टू इवोल्यूट। इवोल्यूट यानी कि अच्छे से ग्रो करने का, जिसके पास अच्छी चांसेस होती है, उसको नेचर खुद आगे बढ़ा देते हैं। दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसलिए हमने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी पढ़ा है, ब्लैक मॉथ एंड व्हाइट मॉथ। एम आई राइट? जी यस 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 यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन ये जो चीज कही थी डार्विन ने इस चीज को दिया था अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में। इसमें ये चीज है कि अ, इतने सारे स्पेसीज में वही स्पेसीज वो जिंदा रह सकती है, सरवाइव कर सकती है जो नेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपने भीतर बदलाव कर सके। और वही वो स्पेसीज होती है वो जो आगे बढ़ती है। इसको कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। माने नेचर में निसर्ग में वही जिंदा रहेंगे जो सरवाइव करने के लिए फिट हो, जो अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाते हो। और यही एक इवोल्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो रहा है उसमें से एक कारण है नेचुरल सिलेक्शन। बिकॉज नेचर नेचर का उसका क्या है, अपने जो स्पेसीज है उसको बढ़ाना, उसकी संख्या बढ़ाना, उसका यही एम है। तो नेचुरल सिलेक्शन में ऐसे स्पेसीज को आगे बढ़ाया जाता है जो सर्वाइव अच्छे से कर पाए। फिर आगे एक चीज होती है कि जो रिप्रोड्यूस अच्छे से कर पाए। फिर उसके बाद एक चीज आती है जो इवोल्यूशन का कारण बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर, और वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में आपने सुना है कीर्ति जी, जस्टिस जी? यस मैम। यस। म्यूटेशन क्या होता है कीर्ति जी? व्हेन देयर इज एनी चेंजेस इन आवर डीएनए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी कि हमारे जो डीएनए है उसमें कुछ हमारे जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। एम आई राइट? यस 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 एब्सोल्युटली। जस्टिस जी आप बताएंगे कि डीएनए कहाँ होता है? आई डोंट नो मैम। ओके आई विल टेल यू। हम पेशी माने कोशिका माने सेल समझते हैं, राइट? ओके। तो कोशिका के भीतर हमारे पास न्यूक्लियस केंद्रक नाम का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इस तरह से समझिए कि हमारी एक प्लेट है, प्लेट में हमने कुछ छोटी वाली प्लेट रख दी है, और उस एक बड़ी वाली प्लेट है उसका नाम हमने कोशिका रखा है, और छोटी वाली जो प्लेट रखी है उसका नाम केंद्रक है। उस केंद्रक में हमें डीएनए देखने को मिलता है। डीएनए डीएनए ये चीज है जिसके कारण हम और हमारे पेरेंट्स इसमें कुछ ना कुछ समानता है। जैसे कि मेरी आंखें वो छोटी है जो मेरे पेरेंट्स मेरे पापा के जैसे दिखती है। तो ये जो चीज आई है वो डीएनए के कारण आई है।
जैसे जी समझ पाए आप डीएनए क्या है? जी। एक सेल के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, उसके भीतर होता है डीएनए, जो कि हेरिडेटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उसी के भीतर कुछ बदलाव आ जाते हैं। बदलाव क्यों आते हैं? म्यूटेशन, हम कहते हैं कि हमारे डीएनए में एक सडन बदलाव आ गए, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। किस कारण से आ सकते हैं वो बदलाव? अगर आपने अपने डीएनए को बहुत हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया तो आ सकते हैं, यूवी रेडिएशन से एक्सपोज किया तो आ सकते हैं। तो इस तरीके से बदलाव के कारण भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भीतर इवोल्यूशन होता है। अब ये एक समझने के बाद और बताती हूँ मैं आपको कि इवोल्यूशन एक इंडिविजुअल नहीं करता। माने मैं अपनी लाइफ 80 इयर्स तक जीने वाली हूँ, राइट? तो इन 80 इयर्स में मेरे भीतर बदलाव हो सकते हैं। मैंने कुछ अपनी एक्टिविटी बदल ली, मेरी हाइट बढ़ गई, ये चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल कभी भी इवॉल्व नहीं करता, एक पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन समझे, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में स्टेजेस आती है, जैसे कि है रामापिथेकस, और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस एक ऐसा एनिमल, ऐसा स्पीसीज है जो ज्यादातर झाड़ पे रहता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है जो सदर्न साइड के एप है, उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। तो ये जो दोनों है, इसके भीतर का जेनेटिक कंपोजिशन, रामापिथेकस का जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट होता है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट होता है। समझने की बात यह है कि इवोल्यूशन कभी भी एक इंडिविजुअल के भीतर नहीं होता, एक व्यक्ति के भीतर नहीं होता। इवोल्यूशन एक पॉपुलेशन के भीतर होता है। इवोल्यूशन का एक और कारण होता है वेरिएशन। जैसे कोरोना आया था, हमें पता है, तो हम में से ह्यूमन पॉपुलेशन में से सारी ही पॉपुलेशन इन्फेक्ट नहीं हुई थी। सारी पॉपुलेशन इन्फेक्ट नहीं हुई थी, कुछ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुई, उनमें से कुछ लोग मरे भी, कुछ इन्फेक्ट होके बचे भी, लेकिन कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी हमारे पास जो बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, यस। अभी आप जो पढ़ा रहे हैं ये इंग्लिश ऑडियंस को तो समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं हिंदी हिंदी मीडियम से हिंदी। हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इवोल्यूशनरी क्या है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों को समझ में आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस कि हिंदी मीडियम से हूँ मैं, तो मुझे भी समझ में आए इवोल्यूशन क्या है थोड़ा हिंदी में। और मतलब आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं उसे, इंग्लिश मीडियम के लिए देयर वुड बी नो इशू, लेकिन हमारे बैचेस में दोनों ही आने वाले हैं, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। तो हम उनके लिए भी, उनको भी हमें कमांड करना है, तो कैसे? वो तो बोलेंगे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही मैम। इसके लिए मेरे पहली बैच थी मराठी और इंग्लिश की। मैं मुझे मराठी साथ में पढ़ता था, खुद पढ़ना पड़ता था मराठी, क्योंकि मेरी मराठी में नहीं हुई है ये सारी चीजें। इंग्लिश तो मुझे पढ़ के जाना पड़ता था कि मराठी में बोलते कैसे। सिमिलर वे में अब हिंदी में कुछ शब्दों के बारे में मुझे पता है कि इवोल्यूशन को उत्क्रांति बोलते हैं, सेल को कोशिका बोलते हैं, लेकिन जीन्स के क्या बोलते हैं इवोल्यूशन? विकास। 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 कहाँ गई? आपका माइक उड़ जी गया मार्जा जी। जी अब बोलिए। नहीं, एक्चुअली मुझे नेटवर्क इशू था इसलिए। तो आगे चल के जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, माइग्रेशन फ्लो आएगा, ये सारी चीजें उन्हें नहीं समझ में आएगा, समझेंगे आपका। और इसके लिए मुझे थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, यही हो सकता है इसका समाधान। ठीक है, बाकी आप सही कंटिन्यू कर रही हैं, उससे आइडिया हो गया। कीर्ति जी आप कुछ कहना चाहेंगे फीडबैक वगैरह? जी रची जी कीर्ति। ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक। रची जी को भेज दीजिए लिंक प्लीज।
थैंक यू मैम। आप सो गई थी? पूछ रहे हैं कुछ, आपको बताइए। आई और आपने माइक बंद कर रखा है। बोला है। हाँ, मैं सपनों में थी। कैसे सपने? सपने, बचपन याद आ रहा था मुझे। अच्छा। कर दीजिए। रचित जी अब जुड़ना चाह रहे हैं, रचित बोलिए। अ, यहाँ पे कुछ शब्द है, लाइक प्लीज प्रोनाउंसिएट इट। REPRODUCTION। कौन सा शब्द? REPRO आर पी आर ओ DUCTION। यू सी टी आई, हाँ जी। प्रोनाउंसिएट इट। हाँ, प्रोनाउंस इट। रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। Reproduction. Yes, that time you said reproduction. So I wrote it. Okay, बेटा मिलते हैं। हिंदी के टीचर है हम, आओ। Okay, one more word. CORONA। सी ओ RONA। रो, आगे एन ए, NA। हाँ, कोरोना। and that time you said corona. ओके, इन फ्लो। ओके। That's problem with us. Me too. ओके ओके। भाई, शकल तो दिखाओ। रचित जी कैन यू टर्न ऑन प्लीज? हाँ, यस यस। जस्टिस जी ने अपना कैमरा क्यों ऑफ करके रखा है? Because in his laptop there is no camera. ओके। तो हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन तक, हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम जो जेन्युइन थी वो जस्टिस जी ने बताई, इस पे काम करना पड़ेगा। बाकी अ, तो आगे मैं पढ़ाऊं या रुक जाऊं, बताइए आप। पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा रचित जी भी पढ़े आगे थोड़ा। मुझे भी मजा आ रहा था इसलिए कह रही हूँ। Actually, Amarja ji, I have a doubt. Like first in हम्म। last, sorry, in first slide, you show that there is evolution, like how we grow from a cell, like your prokaryotic, eukaryotic cell to human being, right? Am I right? And in second slide, यस you यस show यस। us whole structure, like index, what how we will proceed, like what is evolution and what is something like that. ठीक है? So in all time, 10 to 15 minutes, you actually that time I हिंदी बोलते हैं। मैं बहुत अवेयर नहीं थी उस टाइम, इस टाइम आपने स्टार्ट किया। तो मुझे ये पूछना है कि आप पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कर रहे थे, उसकी समा बांध रहे थे, या उसका बेस तैयार कर रहे थे, या फिर आपने कोई एक टॉपिक उठाया था और उसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे? मैं ये बता रही थी कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, इट मीन्स आप बेस क्लियर कर रहे थे हमारा, राइट? यस यस। क्योंकि इस हम्म। टॉपिक में बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत बहुत कक्षाओं को ये सारी चीजें नहीं होती। कुछ कुछ सिर्फ एविडेंसेस है, कुछ में कुछ और पार्ट है, लेकिन कंपाइल नहीं है। किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है वो क्रमशः नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैंने एक बार बता दिया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। राइट, जी। राइट। अच्छा लगा सच में, आपने बहुत अच्छे से समझाया, दैट वाज अमेजिंग। बट मुझे एक और चीज कहनी थी। साइंस है, हम्म। और साइंस में ये जो इवोल्यूशन का पार्ट आता है, इसमें ड्रिफ्ट हो गए और म्यूटेशन हो गया, और ये जो चीजें होती हैं, चाहे वो अलग अलग फाउंडर इफेक्ट हो गया, ये बहुत सारी जो भी चीजें उसमें होती हैं, इमिग्रेशन, इन जो भी जो होता है, मैं भूल गई सारे। तो उन सब में क्या होता हम्म। है कि जब हम बेस तैयार करते हैं, हमने क्लासरूम में सपोज हम गए, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग, कि मैं क्लासरूम में आई, मैंने कहा कि बेटा हम्म। दिस वन इज योर चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं आज।
तो इवोल्यूशन में लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स टेक अ व्यू व्हाट वी विल रीड, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने बताना शुरू किया कि पहले हम हम्म। पढ़ेंगे कैसे सेल का ग्रोथ हुआ था, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक, फिर कैसे कैसे हम ह्यूमन बींग बने थे, फिर उसमें बहुत सारे रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस आए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ और इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुए, या फिर आपने बताया कि एक चीज आपने म्यूटेशन बोला था और एक चीज क्या बताया था, हाँ एवोल्यूशन और म्यूटेशन, आप दोनों के बीच में डिफरेंस बताए थे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन। हाँ नेचुरल सिलेक्शन हम्म। आपने ये सब बता दिया हमें, हम्म। ठीक है, इस तरीके से फिर आपने कहा अब हम पढ़ेंगे। तो ये अच्छा आइडिया भी था, पर जैसा कि जस्टिस जी ने कहा कि उसको थोड़ा और वो रखना है, क्योंकि उसी टाइम बच्चे उछलने लगते हैं क्लासरूम में ही, बच्चे वहीं उछलना शुरू करते हैं। सर समझ में ही नहीं आया इन्होंने क्या पढ़ाया, म्यूटेशन हमने कभी नाम ही नहीं सुना था इसका, और ये ड्रिफ्ट लेके क्या आ गई थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तो पता ही नहीं था कभी हमें। ऐसा मतलब पता नहीं क्यों बच्चे उछलने लगते हैं, उनके पास जी। इतना पेशेंस नहीं होता कि वो रुके और सुने टीचर को, टीचर टीचर क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे समझा सकते हैं वहां पे, जैसा मुझे सजेशन मेरा है, मैं भी अभी न्यू हूँ टीचिंग फील्ड में, आप लोगों से कम एक्सपीरियंस है, 2-3 महीने का ही है। पर ऐसा किया जा सकता है इसमें कि हम ऐसा कर लें कि हम विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे कि हम एक सिंगल सेल से इंसान कैसे बन गए, या फिर सांप कैसे बन गया, बिच्छू कैसे बन गया, या फिर बंदर से कैसे हम बन गए, ऐसा क्या हुआ बीच में। ऐसी कौन सी क्राइटेरिया होती है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि कौन सी चीज लिविंग बींग है, कौन सी चीज लिविंग बींग नहीं है, कौन सी इवोल्यूशन करेगी, कौन सी चीज विकास करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कुछ ऐसा। वहां पे शब्द भारी भरकम लेके ही नहीं आने, उठाने ही नहीं, शब्द ही नहीं छूना हमें, कि म्यूटेशन जैसा कुछ होता है, ड्रिफ्ट जैसा कुछ होता है, या कुछ भी ऐसा नहीं उठाना, शब्द ही नहीं उठाना। जैसा मुझे लग रहा है कि बस उनको हिंदी भाषा में बस इतना बता दो कि हाँ ये होने वाला है, हिंदी में जैसे कहानी सुनाते हैं किसी, फिर एक एक टॉपिक उठा सकते हैं और उन पर बात कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं रचित जी आप। जी बिल्कुल। हेलो। आपका तो हर बात में आचार्य जी के पिताजी की तरह नहीं, सच में ये एक बेहतर सुझाव था इन्होंने हर बात कि में जितना भी मंथली, आपको पता है कभी सजेशन लेना हो रचित जी के पास मत जाइएगा, ये हर बात में सिर हिला देते हैं। ओके। नहीं, मैं ये कह मैं रही। ये जी जी, बोलिए आप। हम्म, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम केमिकल्स पे वर्क करते हैं तो उसमें दो फॉर्मेट चलते हैं कि एक डाइल्यूट वर्जन होता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। राइट। तो जो आपने पूरा बताया वो एक डाइल्यूट वर्जन था, और वो फिर डाइजेस्ट भी हो जाता है, कि चीज़ें इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रही। तो मैं यही कह रहा था कि जितना डाइल्यूट वर्जन रखेंगे स्टार्टिंग में उतना बेहतर है। अमर जी, आर यू काउंटिंग स्टार्स। No, no, I'm just listening what Chichi says. बट अगर फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे तो वो नहीं सुनते हैं इस बात को। मैंने फिफ्थ क्लास स्टैंडर्ड की क्लास अभी ली। मैं बता रही हूँ मैंने उन्हें क्या चैप्टर पढ़ाया है। मैंने चैप्टर का नाम है गो ग्रीन, जिसमें प्लांट्स के बारे में है। और मेरे बच्चों को प्लांट्स का डायग्राम बनाना नहीं आता है। मैंने उन्हें प्लांट्स की डायग्राम बनाने बोला, उन्होंने पोल निकाल दिया, लाइट का खंबा। तो ये हालत थी उसके बारे में। तो और उसमें थोड़ी चीजें हैं कि किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि उन्हें प्लांट्स नहीं समझा था तो पहले प्लांट्स समझाया कि देखिए ये प्लांट्स होता है। फिर प्लांट्स समझाने के बाद आगे। लेकिन ये जो कम लोअर क्लासेस होते हैं उनका पेशेंस नहीं होता, ये मैं भी एग्री करती हूँ। और म्यूटेशन और ये सारी चीजें बता देंगे तो वो पहली ही क्लास में भाग जाएंगी क्लास। नहीं, हम्म, ये वैसे जी मैं एक बार जल्दी से एक प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, जो आप स्लाइड प्रेजेंट करा, बस उसको देखना चाहता हूँ कि कैसे एक बार जल्दी से फॉरवर्ड कर जी देंगे तो जी मैं। जी। जी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप अभी नहीं, देखना मैं चाह रहे हैं या हाँ जस्ट गो बैक एंड हाँ ठीक, एक बार मैं
देखना चाहता था। ओके, यहाँ से evolution, what is evolution and then theories of evolution, how does science, okay, move on, next slide. What is evolution? Okay, from evolution, okay, next slide please. What is driving force of evolution, natural selection? No, no, no. Okay, ultimate source of evolution, mutation, origin of life। जहाँ तक अभी बताया आपने उससे आगे मत जाना अभी, ठीक है, अपना ही द बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके। अमरजीत जी, हाउ मच टाइम डू यू हैव? हम्म। आप कितना टाइम दे सकती हैं अभी की इसको? बात पूछ रहे हैं आप? अभी के नहीं, इस क्लास को कितना टाइम डिवोट कर सकती हैं प्रिपेयर के लिए? प्रिपेयर के लिए अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। 4 से 5 घंटे दे सकती हैं। जी। इसमें पिक्चर्स मिसिंग है। अब साइंस इज समथिंग अबाउट एडिंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ताकि हम सबको समझा सकें इजी वे में। जी। और उसमें बहुत मेहनत लगती है, बट मेहनत आपकी इजी हो बिल्कुल। सकती है। एआई वगैरह का यूज कीजिए अच्छे से, और कुछ देखिए, गूगल पे सर्च करके पीपीटी वगैरह, तो उससे आइडियाज मिल जाएगा। साइंस पर तो बहुत सारे पीपीटीज अवेलेबल भी हो, वहां से आइडियाज लीजिए एंड देन वर्क। आपके पास लैपटॉप नहीं है ना? जी नहीं। ये एक प्रॉब्लम है। टैबलेट है? जी नहीं। तो कीजिए, फोन पे ही कीजिए, लेकिन आपको और बेटर बनाना है। एक स्लाइड शेयर करके वेबसाइट है, स्लाइड शेयर। मैं कहने ही वाला हम्म। था जी। हाँ, स्लाइड शेयर से कुछ पीपीटीज देखिएगा, और वहां जी। से देखिए क्या कर सकते हैं। आपको अपना ओरिजिनल बनाना है, तो कोई कॉपीराइट ना आए, ये यूट्यूब पे भी पढ़ने वाला है। हम्म। तो उसमें आपको बनाना तो ओरिजिनली, लेकिन आइडिया मिल जाएगा, पिक्चर्स वगैरह का आइडिया मिल जाएगा। कुछ अच्छा और क्या कर सकते हैं, जैसे एक टॉपिक चूज किया, वहाँ slideshare.com पे जाकर के सर्च कीजिएगा, या आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके एवोल्यूशन पीपीटी, तो शायद पहली वेबसाइट स्लाइड शेयर ही मिलेगी आपको। हम्म। लेकिन जैसे से आपने जो एक बात कही हिंदी मीडियम की, मुझे लगता है ना कि मैं हिंदी मीडियम को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी। एक चीज मुझे लग रही है, क्योंकि पूरी ही सारी, क्योंकि साइंस में जब मुझे बात कोई चीज समझानी भी होती है, तब कुछ कॉन्टेक्स्ट बाहर भी जाना पड़ता है, जिसमें क्योंकि मेरे एजुकेशन हिंदी मराठी में हुए, हिंदी से बिल्कुल लेट संबंध मी नहीं है। असिस्ट यू विद दैट। आप हम्म। इंग्लिश में कर लीजिए कमांड, रचित जी हिंदी में समझा देंगे। वही चीज रिपीट कर देंगे, जब क्वेश्चन आएगा बच्चों का तो रचित जी उसे एक्सप्लेन कर देंगे। इतना तो कर सकते हैं रचित जी आप। जी। तो हमारा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कवर हो जाएगा। हम्म। रचित जी, आपकी शिक्षा हमारे हिंदी मीडियम से हुई है? जैसे कांकड़ी। जी, मेरी एक तरह से बाइलैंग्वेज थी वो। गुरुकुल में तो, कांगड़ी में तो पूरा इंग्लिश में था, पर उससे पहले हिंदी, जो बायोलॉजी है पूरा हिंदी में पढ़ा है अच्छे से। हाँ, तो सही है, हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। जस्ट वर्क, आप बढ़िया कर रहे हैं वैसे। बस वही है कि हिंदी वाला वो कर लेंगे रचित जी, और पिक्चर्स वगैरह से ऐड करना। 2 लोग हैं तो आई थिंक मेहनत किया सकती है इस पे। रिसर्च बेस्ड काम है, काफी ज्यादा मेहनत का काम है। जी। हम्म। वैसे हर टॉपिक में मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। जैसे मैं ग्रेविटेशनल पढ़ा तो वहां पे यही शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेट पूछ रही हूँ कि हम इवोल्यूशन, उत्क्रांति पढ़ रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें? आपका इस विषय पर क्या विचार है, कीर्ति जी? मैम, आप यस पढ़ा मैम। रही हैं, आप ही बताओ।
मैं बताऊंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे। Yes. I think we should read evolution. We should know about evolution so that we cannot stuck in any frustration. हमें पता हो कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, ना कि हम किसी ब्रह्मा के, विष्णु के और किसी वल्ला वल्ला के बच्चे हैं, या फिर ना हम इन सब चीजों में फंसे फंसे कि हमें तो भगवान ने बनाया है, तो फिर भगवान ही हमें मार सकता है, भगवान ही हमें बचा सकता है, सब कुछ तो भगवान की मर्जी से होता है। तो फिर हम खुद कुछ करने की बजाय उसकी आराधना करने में लग जाए, एक तथाकथित मूर्ति बनाए और उसकी पूजा करने लग जाए। तो और ये सब, जी ये भी हम ना करें कि हम खुद को अन्य जानवरों से अलग समझें कि बंदर कुछ और है या चींटी कुछ और है, मैं सुपीरियर हूँ। तो ये सब भी है चीज, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, आई थिंक। जी। रचित जी, जी क्वेश्चन हम चल अच्छा कुछ जी हाँ, हम इवोल्यूशन चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्या जरूरत है इसे हमें साइंस में सीखने की? इवोल्यूशन इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जैसा कि अ, हमें आमतौर पे स्टार्टिंग से ही कहा जाता है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने भाई बहन के बारे में कि ये कैसे आए, तो कहा जाता है कि भाई भाई भगवान ने भेजे हैं। तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन जो एक बच्चे के सामने आता है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट में, वो यही आता है कि मैं कहाँ से या भाई कहाँ से आया। क्योंकि मोस्टली जब वो छोटा रहता है तो उसी समय जो पेरेंट्स हैं वो नेक्स्ट बेबी कुछ ऐसा प्लान कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो उसके लिए नई चीज होती है वो यही कि ये कौन है भाई, ये नया इंसान। तो उसको ये बताया जाता है कि ये भगवान जी ने ऐसे भेजा है। तो इवोल्यूशन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि जो सबसे फंडामेंटल मिथ्स है हमारे साथ, और जो वो एक धारणा के रूप में जम जाता है, उसको तोड़ने के लिए। और अतीत अतीत को जानने के बाद हमें ये मदद मिलती है कि वर्तमान में भी फिर हमें अपने तथ्य पता चलते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं या इंसान कहाँ से निकल के आया है। तो फिर हम उस पार्ट को भी एग्री करते हैं कि वी एक्चुअली केम फ्रॉम द एनिमल टेम्परामेंट एंड द फ्रॉम जंगल। तो ऐसा, यस तो शायद इसीलिए हमें एवोल्यूशन पढ़ना चाहिए। जी। जी। जस्टिस जी, आपके विचार क्या है इसके बारे में? मेरे कुछ विचार नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। जी, अ, एक कहा जस्टिस जी ऐसे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आप उनसे, हाँ आप उनसे किस वो रिसर्च किसी भी टॉपिक पे कर लेते हैं। वो जब अगर साइंस को उनको बोलना है इवोल्यूशन, तो आपको लगेगा कि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं। उनको हिंदी में ले आइए तो आपको लगेगा कि ये हिंदी डिपार्टमेंट से हैं। आप उनको इंग्लिश से ले आइए, ये लगेगा कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। तो मुझे इनको एक एक बुक आती थी पहले ना, ऑल इन वन में सारी चीजें एक ही बुक में सारी कवर हो जाती थी। तो उनका तो इस तरह का है। बाकी हमें उनसे सीखना है कि हम्म, हमें कैसे काम करना है, वो तो जानते ही हैं चीजें। और उन्होंने ऑलरेडी काफी जी रिसर्च वर्क बिल्कुल। किया हुआ है साइंस पे भी। जी। जी, मेरा भी जो उसका सेकंड पार्ट है, मैं भी जैसा कि जी, जस्टिस जी का जी जैसे कह रहा बोलिए। था कि पिक्चर्स आर मिसिंग फ्रॉम द स्लाइड। तो मेरे पास एक स्लाइड है, उसमें पिक्चर्स ही ज्यादा है। हालांकि मैंने लेक्चर के लिए तैयार किया था वो, मैं कल, पर अभी वो है मेरे पास, तो मैं बाद में उसको भी शो कर सकता हूँ अगर आप चाहो। जी, शो कीजिए। पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जी जी। स्पेशली इन वैसे साइंस एंड टॉपिक सब एसएसटी। different okay। है। ओके, अमरजा जी आप अपना कर सकते हैं कंटिन्यू। जी जी, मैं कह रही थी आप कि कुछ कह अब रहे दोनों ने जो बताया था वो बिल्कुल सही।
हाँ, जैसे कि ये था भी कि इंसान को ब्रह्मा ने बनाया है, और ऐसी धारणाएं चलती थी। उसके बाद जब साइंटिफिक भी यात्रा चली तो यहाँ पे आई थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी, माने कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उससे लिविंग थिंग्स आते हैं, इस तरह की भी धारणा चली थी। तो इस तरह की गलत धारणा, साइंस में तो हम जनरली थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड लेके ही चलते हैं, तो जो भी हमारे पास थेरीज आती है तो हम उसे पुनः तरीके से जाके देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। जैसे स्पॉन्टेनियस की जो थेरी थी उससे ये था कि आप अगर कहीं पे अगर कीचड़ है तो वहां से फ्रॉग फ्रॉग जन्म ले लेंगे। और अगर कुछ धान मतलब ग्रेन्स वगैरह है और वो अगर सूखे नहीं है, ड्राई नहीं है, और उस पे अगर आप गीला कपड़ा डाल दो तो वहां पे